नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपन दो टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस कैसे होती है, नॉन होमोजीनियस कैसे होती है, इसके इक्वेशंस कैसे बनते हैं। तो सब बेसिक से और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपनी क्लास रहेगी कि आपको ऐसे की पॉइंट होंगे वो सारे फीचर समझ में भी आ जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, आप हमेशा ध्यान रखना इन एग्जाम्स में क्या होता है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ अगर पता लग गई तो आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो बस यही अपन देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और क्या क्या चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि हमने पहले से नहीं पढ़ा है, हमको पहले का आइडिया नहीं कैसे। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी ये क्लास देखने के बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे। तो अपन सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, या ऐसे बोल सकता हूँ कि की पॉइंट्स जो भी काम आने वाले हैं वो सारे पता चल जाएंगे। और जैसे आपको क्वेश्चंस करने, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले क्वेश्चंस करने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को थ्योरी पढ़नी चाहिए, आती नहीं है। तो ये सब सॉल्यूशन भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आपको उस सबका भी आइडिया मिलेगा। तो अभी आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, @exponential mathematics सर्च करते हैं तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लोग अपने ज्वाइन कोर्स में, उनके लिए मैंने डाउट डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट है वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलने का मतलब क्या है। जैसे आपने छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है कि जैसे 2x + 3y = 0 होता है, या अपन बोल सकते हैं कि 5x + 6 = 0। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल देते हैं। और आपको मान लो 2x + 3y दे रखा है, या ax + by = 0 है, कुछ cx + dy = 0 है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व करते हैं, इसका नाम साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। तो अपन को ऐसी x और y की वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टम बन गया। अगर एक इक्वेशन होती है जैसे ax + b = 0, तो आप x की वैल्यू बता दो कि -b/a हो जाएगी, जहाँ पे a0 = 0 होना चाहिए। अपन बोल देंगे x = -b/a आ गया। तो ये तो इसका क्या है, एक इक्वेशन थी, आपने सोल्व कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि आपको 3-4 इक्वेशन एक साथ दे रखी है, तो वो क्या बन गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। और आपको ऐसा सेट चाहिए एक्स वाई जेड वैल्यू वाला कि वो सारे पुट कर दो तो आप LHS = क्या आ जाए, RHS आ जाए, और वो इक्वेशंस क्या रहेंगी, साथ में रहेंगी। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ax² + by² टाइप के टर्म आ रही है, ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। तो अब इसको, अब ये सिस्टम है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। या तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास 5 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, आप छोटी क्लास में जैसे मेथड पढ़ते हो वैसे सोल्व करते रहो, तो थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। और अपने में यहाँ तो एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो अपन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे मैट्रिक्स की, रैंक की, डिटर्मिनेंट की, तो वो क्या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना देगा। और जैसे मानो कि आपके पास अब ये a11x1 + a12x2 + a1nxn ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन है, इसमें b2 है, am1x1 + am2x2 amnxn = bm। यानी कि आपके पास m लीनियर इक्वेशन है इन n वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, n, इक्वेशन कितनी है, m। हो सकता है m और n बराबर हो जाए, m <n भी हो सकता है, m = n भी हो सकता है, m <n भी हो सकता है। कोई सा भी केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो वो अपन डिपेंड करेगा कि आपको इक्वेशन कैसे, कितनी दे रखी है, कितने वेरिएबल में दे रखी है, और कैसे इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे a11 बोलने का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 2x + 3y = 6, 7x + 8y = b, मान लो कुछ भी दे रखा है ऐसे। तो ये भी क्या है, ये a11 है, ये a12, तो ये सिर्फ नोटेशन है। तो ये क्या, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको ऐसे गिवन है, इसको अपन सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 xn क्या है, वेरिएबल है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। और आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, या समझते हो कि कॉलम वेक्टर है, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। और ये भी क्या है, ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि आगे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। और आप ध्यान करना कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, क्योंकि इसमें m तो क्या है, इक्वेशन है, n वेरिएबल है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें कितनी रोज है, ये क्या है, n क्रॉस 1 की है, और ये कितनी है, m क्रॉस 1 की है। तो इसको अगर सिंप्लीफाइंग फॉर्म में लिखे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax = b। अब आपको पता चल रहा होगा कि a का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है, x का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस 1 है, तो b का ऑर्डर कितना आएगा, b का ऑर्डर आएगा m क्रॉस 1, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार से अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स फॉर्म, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है। इसका सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब है, जैसे ax = b बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो अक्स है, इसको आप ऐसे लिखते हो x1
x2 xn और यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हो, यानी कि x के एक कॉलम वेक्टर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कॉलम वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x1 x2 xn। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको x को अपन ऐसे लिखते हैं। तो अपने पास क्या होगा कि x1 x2 xn की ऐसी वैल्यू आएगी जो अपन इसमें पुट कर देंगे तो वो ax इक्वल टू बी को सेटिस्फाई कर देगा, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो x1 x2 xn की वैल्यू पुट करेंगे तो वो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी करेगा, तीसरी को भी करेगा, जितनी भी अपने पास m इक्वेशन है उन सबको सेटिस्फाई कर देगा। तो अपन बोल देंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड x। जो भी आपको x दिया होगा वो उसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और ax इक्वल्स टू b बोल देंगे। तो ये तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन बोलने का मतलब, या ऐसे बोल सकते हो कि सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 x2 xn की वैल्यू मिलेगी अपन को व्हिच व्हेन पुट ऑन LHS बिकम RHS। तो LHS इक्वल टू क्या, RHS हो जाए। जैसे मानो कि आपने सपोज दैट आपके पास x1 की वैल्यू a1 है, x2 की वैल्यू आपके पास a2 है, इसी प्रकार से आपके पास xn की वैल्यू क्या है, कोई an है। तो आपने क्या करा, x1 बोल दिया इसको, a1 a2, ये इसका क्या बन गया an। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, x1 इक्वल्स टू a1 a2 an, यहाँ पे इसका लगा दो आप ट्रांसपोज। तो ऐसे ट्रांसपोज लगा दोगे तो वो भी क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन ही बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि x1 इक्वल्स टू a1 a2 an, ये सारे अपन डिफाइन करेंगे तो इसके बनेगा सॉल्यूशन। और इसको अपन लिखेंगे कैसे, ax इक्वल्स टू b, तो जब x इसका सॉल्यूशन है, और अगर मान लो सपोज दैट कि x1 को सॉल्यूशन बोलने का मतलब कि x1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ ax1 इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x1 क्या है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। जब x1 इस सिस्टम का सॉल्यूशन है इट मींस x1 इक्वल्स टू a1 a2 an, इसका ट्रांसपोज इस टाइप से लिखेंगे और वो इस गिवन सिस्टम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस इतना सा मतलब है कि सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है। अब अपन डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैटेगरी की बात करेंगे। तो अपन देखते हैं आगे। जैसे किसी सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलने का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो गिवन है। अब लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन बोलने का मतलब हो सकता है उसमें आपको m इक्वेशन दे रखी हो, n वेरिएबल दे रखे हो, जो भी सिस्टम आपको गिवन है वो दे रखा होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि a system of linear equation ax equal to b is said to be consistent system of linear equation if it has a solution। अगर मान लो कि ax equals to b आपको गिवन है, आपने कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू फाइंड कर ली, x1 x2 जो भी है एक्सेट्रा, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अपन बोलेंगे कि ये ax इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो जैसे मानो कि आपको कोई सिस्टम दे रखा है, सपोज दैट कोई भी इक्वेशन आप लिख के देख सकते हो। जैसे मानो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, एक मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। तो ये क्या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही तो है। अगर इनको दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और यहाँ से अगर अपन को x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। तो वी से दैट दिस सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन व्हिच इज x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 1। अब कोई और सिस्टम है, जैसे मानो कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 है। अब आप बोल सकते हो कि इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई कि ऐसे x और y मिलेंगे ही नहीं कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे दे और 2x प्लस 2y इक्वल टू 25 दे दे। इसका मतलब दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो हियर वी हैव मीन दैट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी जिसमें आपको पता ना चाहिए कि सिस्टम की कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो ये आपको सॉल्यूशन देखते ही पता लग जाएगा कि सिस्टम सॉल्यूशन का कैसा है, क्या सिस्टम है, वो पता लग जाएगा। अब क्या होता है कि आप अगर एग्जाम में तुक्का भी मारते हैं तो कोई ऑप्शन ऐसा दिखे तो यहाँ पे सॉल्यूशन होने के मतलब सिर्फ 3 ही पॉसिबल केस है कि किसी सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो ax इक्वल्स टू बी दे रखा है, आगे अपन अभी पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम, तो उसमें बी को अपन 0 कर देंगे। तो ये सिस्टम जो भी है उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है, 5 सॉल्यूशन है। ऐसा कभी पॉसिबल केस बनेगा ही नहीं। या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो तुक्का मारते टाइम ये भी ध्यान रखें कि तुक्का मारना कैसे,
ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल केस बनेंगे। अब आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा लास्ट में इसमें कि आप बता दोगे कि सिस्टम अगर ऑप्शन से सिर्फ इतना पूछता है कि यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है या पॉसिबल कौन कौन सा हो सकता है, तो उसमें आपको पूरा सिस्टम को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते आंसर दे सकते हैं। जैसे अपन किसी सिस्टम को होमोजीनियस बोलने का क्या मतलब है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब अपन ने अभी देखा था कि Ax इक्वल्स टू बी टाइप का कोई सिस्टम है, उसमें अगर आप b को 0 पुट कर देते हो देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे a आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, अक्स यहाँ पे n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब एक चीज आप ये देख के सोचो कि Ax इक्वल्स टू कोई भी सिस्टम इक्वल्स टू 0 है, तो अगर आप अक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो ये तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो Ax इक्वल टू 0 तो बनेगा ही बनेगा। यानी कि जब अपन ने स्टार्टिंग में ये वाले सिस्टम देखा था, यहाँ पे आप ये वाले सपोज दैट 0 0 होता है यहाँ पे, अब आप x1 x2 xn सब की वैल्यू 0 पुट कर दे तो इधर भी पूरी क्वांटिटी क्या बन जाती है 0 और इक्वल टू भी क्या हो जाता 0, तो ये तो सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके पास एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही होता है। जब एक सॉल्यूशन हमेशा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0 बोलते हैं। और इसका मतलब ये सिस्टम कैसा बन गया, कंसिस्टेंट बन गया। तो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एज x इक्वल टू 0 इट्स सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और जीरो सॉल्यूशन अपन क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू 0 इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन और सेल्फ ओबियस सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0। तो जो भी जीरो सॉल्यूशन आता है वो सेल्फ ओबियस है कि ओबियस है भाई, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करो और आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भले आपकी मैट्रिक्स कैसी हो, सिस्टम कैसा भी हो, ax इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा जिसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये सिस्टम हमेशा कैसे रहने वाला है, कंसिस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब आगे इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई ऑप्शन ऐसा दिखाया होता है, ऑप्शन में ये जो स्टेटमेंट अपने लिखे ना ये ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। जैसे आगे बोलते हैं कि एनी सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0 अदर देन x इक्वल टू 0 इफ इट एग्जिस्ट आर नोन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 0। जैसे मानो कि ax इक्वल टू 0 है तो जरूरी तो नहीं ना कि सिर्फ x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो, x इक्वल टू 0 है उसको तो अपन क्या बोल दिया, ट्रिवियल। अब मान लो कोई एक x1 सिस्टम ऐसा भी है जो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ax1 इक्वल टू 0 भी हो रहा है, तो ये जो x1 है और जो कि 0 नहीं है, अदर देन 0 है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक चीज और कि इफ x1 x2 xn आर सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 0 then c1 x1 c2 x2 c3 x3 and cn xn is also a solution of ax equal to 0। यानी कि अपने क्या लिख दिया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अगर आपके पास x1 x2 xn टाइप के सॉल्यूशन है जो सारे सेटिस्फाई करते हैं किसको, ax1 इक्वल टू 0 ax2 इक्वल टू 0 axn इक्वल टू 0, जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे ना तब भी वो भी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा कि c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस cn xn इक्वल टू 0। तो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वाला पॉइंट पे आप समझ गए। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं कि टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0 वी रिड्यूस मैट्रिक्स a इनटू एक्लोन फॉर्म। अभी अपन ने रैंक निकाली थी मैट्रिक्स से, तो अपन ने बात करा था कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन रैंक कैसे निकालने से पहले अपन क्या कहता था, उसका एक्लोन फॉर्म लिखना जरूरी थी। तो एक्लोन फॉर्म में लिखो बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको ERT अप्लाई करो। और जब आप ERT अप्लाई कर दोगे उसके बाद क्या हो जाएगा, देन बाय बैक ट्रैकिंग फॉर्म बॉटम टू टॉप वी गेट जनरल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब ये कि आपको कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू 0 है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप पहले a को इसकी एक्लोन फॉर्म के इक्विवेलेंट लिख दो। उसके बाद आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को वापस से लिखो और फिर नीचे से ऊपर की ओर चलो, तो जो सॉल्यूशन का सिस्टम मिलता है वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y प्लस 9z इक्वल टू 0। अब ये देखो ये ax इक्वल टू 0 टाइप की मैट्रिक्स ही तो है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 1 2 3 4 5 7 9, ये तो इसके इक्विवेलेंट है और ये कुछ इस प्रकार से लिखा है इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, अब अपन इस a की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखेंगे या इसके रो एक्लोन फॉर्म लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 0 1 2, और आगे वाले को अगर 5 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो ये बनेगा 0 2 4। अब देखो आपको दिख रहा है ये R1 रो है, ये R2 रो है, R3 क्या है, R2 का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि R3 इक्वल्स टू 2R2, तो ये भी 0 बन जाएगी। तो इस मैट्रिक्स की जो एक्लोन फॉर्म है वो ऐसी बन गई, A इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 0 1 2 एंड 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स इसकी इक्विवेलेंट आ गई, तो यानी कि दिस सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू
111 012 000 और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है x y z और इक्वल्स टू क्या है 0 0। ठीक है, अब इतना काम कर लिया आपने। अब इसको बैक ट्रैकिंग लो बोलने का मतलब क्या, अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते, इस पहली रो को इससे मल्टीप्लाई करते तो आपके पास इक्वेशन बनती x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते तो आपके पास इक्वेशन बनती y प्लस 2z इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करते तो कुछ नहीं मिलता, सब कुछ 0 जाता। अब बैक ट्रैकिंग, अब आपको यहाँ से ऐसे चलना है, यहाँ से चलेंगे तो मतलब y इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस का 2z आ रहा है। जब आप y इक्वल्स टू माइनस का 2z इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये बनेगा x माइनस का 2z प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल टू z। तो क्या हुआ, आपके पास वैल्यू क्या आई x इक्वल टू तो z आ गया, y इक्वल्स टू माइनस का 2z आ गया और z आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लिखते, तो आपके पास सॉल्यूशन के सेट को ऐसे डिनोट करते, तो जनरल सॉल्यूशन आपको ऐसे एक्स वाई जेड मिलने चाहिए जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे एक्स वाई जेड मिलेंगे कि वो सारे एक्स वाई जेड ट्रांसपोज सच दैट इन एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या है आपस में, इन सब में रिलेशन ऐसा है एक्स इक्वल टू जेड है एंड वाई इक्वल टू माइनस का 2z है। ठीक है, या आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स वाई जेड ट्रांसपोज सच दैट। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं कि लेट जेड इक्वल्स टू ए। मैंने जेड को ए मान लिया, जब जेड को ए मान लेंगे तो क्या बनेगा ये ए कोमा माइनस का 2a कोमा ए, और ए कोई रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। वी कैन राइट जनरल सॉल्यूशन एज एक्स वाई जेड ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू माइनस का 2z। या आप क्या करते हो, आपने मान लिया कि जेड इक्वल टू ए है, तो जैसे जेड इक्वल टू ए अपन ने माना तो ये क्या बन जाएगा ए माइनस का 2a और ए। तो ये इसका क्या जनरल सॉल्यूशन। अब आपको ये जेड इक्वल्स टू ए क्यों माना, क्योंकि आपको यहाँ पे पता, अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो अभी ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, इसकी रैंक आ रही है 2, एक कम आ रही है। अब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइस है कि आप जेड की वैल्यू ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। कोई है बोला मैं तो पी लूंगा, कोई बोला मैं तो 0 लूंगा, कोई बोला मैं 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, जो मन करे वो ले लो। तो इसका मतलब ए के पास क्या है, इनफाइनाइट चॉइस है। जैसे ही आप ए चेंज करते जाओगे, ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है ये चेंज होता जाएगा, ये चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी अपन ने पूरा सोल्व करके निकाला है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आगे अपन एक ऐसी ट्रिक पढ़ लेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा, देखते हैं कि इसके पास इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, फाइनाइट तो हो ही नहीं सकते, इनफाइनाइट है, यूनिक है, या कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, और ये होमोजीनियस है। तो इसका मतलब इसके पास डेफिनेटली क्या होगा, एक जीरो सॉल्यूशन तो इसका होगा ही होगा। जैसे आप ए की वैल्यू 0 पुट करो, जैसे आप ए की वैल्यू 0 पुट करोगे देखो क्या बन जाएगा, 0 0 0 बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप एक्स वाई जेड से 0 0 पुट कर दो तो सारा काम हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये हुआ कि सबसे पहले आप जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी रो एक्लन फॉर्म लिखो, फिर आप बैक ट्रैकिंग रो से बॉटम से टॉप की ओर चलोगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के आप उसमें पुट करके देख लोगे। तो ये तो अगर आपको पूछता है कि जनरल सॉल्यूशन बताओ, ऑप्शन से पता लग जाएगा। अगर मान लो आपको सपोज ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ हो ना सिस्टम का, तो आप पुट करके देख लो कि कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मोर देन 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम के मोर देन 1 भी कर सकता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मोर देन 1 वाला क्या हो सकते हो, आप यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करके देख सकते हो। सपोज दैट ए इक्वल टू आप 3x पुट कर दो, ए इक्वल्स टू आप 3p कर दो, फिर देखो सेट का सॉल्यूशन कैसा बन रहा है। तो इस टाइप से जो भी ऑप्शन दे रखे हो उनको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मानो कि कोई सिस्टम आपका ax इक्वल्स टू 0 टाइप का सिस्टम है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैट्रिक्स की रैंक ए है, अपन को पता है कि ऑर्डर उसका m क्रॉस n है, रैंक r है इसकी, कि रैंक ऑफ a इक्वल्स टू r। अब क्या होगा कि m या n के बराबर तो नहीं है, r क्या छोटा है, तो a m क्रॉस n x n क्रॉस इक्वल टू 0 1 हैज r लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और अपन को पता है कि ये जो मैट्रिक्स a थी इसके पास आपको पता था कि m इक्वेशन है और n वेरिएबल है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन थी उसमें से r कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी क्या है वो किसी ना किसी के एक दूसरे के मल्टीपल में है, या आप उनको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये कि आपके पास r लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, जैसे बोल सकते हो कि r लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो आप r वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। r वेरिएबल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, लिखा ना n वेरिएबल, सो r वेरिएबल इन जनरल सॉल्यूशन आर रिस्ट्रिक्टेड। जैसे मानो कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू p है 2x, और 3x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू q है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन मैं और लिख देता हूँ, सपोज दैट 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका क्या मल्टीपल है। तो यहाँ पे तो चलो काम चल जाएगा, 3 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, तो काम चलेगा। यहाँ पे प्लस w और ले लो, प्लस w प्लस सब में w है, और यहाँ पे 2w है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास वेरिएबल तो कितने हैं, 4,
और लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी है? 3 है। तो एक वेरिएबल फ्री हो गया, वो उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि 2w प्लस 2x प्लस 2, अब ये इक्वेशन तो दिखने को तो 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कि एक वेरिएबल से एक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। बट क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसका मल्टीपल ही है। जैसे बोलो तो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही बात होगी, तो यहाँ से अपन को एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो आप आर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन 4 इक्वेशन से अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल की वैल्यू पता चलेगी, एक वेरिएबल फ्री रह गया। तो दिखाना एंड एन माइनस आर वेरिएबल इन जनरल सोल्यूशन आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू। तो उस एक वेरिएबल को अपन कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने लास्ट टाइम यही तो करा था यहाँ पे कि अपने पास क्या आ रहा था, यहाँ पे इक्वेशन तो 3 थी, पर इसकी अब ये जो दोनों रो हैं वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रही हैं, क्योंकि आप R3 को R1 और R2 की मदद से डिफाइन कर सकते हो, तभी देखो ये 0 बन गया। अब इसका मतलब आपके पास Z की वैल्यू, तो Z को आप कुछ भी ले सकते हो, वो फ्री है, कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, x और y की। Z कैन बी टेक एनी वैल्यू। तो वही काम यहाँ पे हो गया कि अब यहाँ पे क्या होगा कि आप एक वेरिएबल फ्री रह जाएगा, सॉरी n माइनस आर वेरिएबल क्या रह जाएंगे, फ्री रह जाएंगे। अगर मैट्रिक्स की रैंक r है देन r लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन n वेरिएबल, वेरिएबल n है तो n माइनस आर वेरिएबल आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू एंड r वेरिएबल आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम r लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी वहां से अपने को r वैल्यू मिल जाएंगी, बाकी n माइनस आर जो बचेंगे वो फ्री रहेंगे, वो कुछ भी चूज हो सकता है। तो अभी तक अपन ने दो चीजें देखी कि मैट्रिक्स कोई ax इक्वल टू, अभी अपन बात करें सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की, नॉन होमोजेनियस की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जैसे सपोज दैट ax इक्वल टू 0 है तो हो सकता है ए की रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाए, ए की रैंक n से कम हो जाए। तो जो भी पॉसिबल केस बनेंगे उनको मैंने एक साथ समराइज कर दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि a m क्रॉस n x n क्रॉस 1 इक्वल टू 0 m क्रॉस 1। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है, n है, यानी कि मैट्रिक्स कैसी है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो a m क्रॉस n इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू 0। ए की रैंक कैसी है, फुल रैंक मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, नॉन जीरो है। अब आप बोल रहे हो कि ए एक्स इक्वल टू 0 है, अब मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ए तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो अगर फुल रैंक मैट्रिक्स हुई तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 0, सिर्फ वही सॉल्यूशन होगा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 गिवन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, एन है, तो उसके पास क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 होगा। पीछे वाला केस देखो, यहाँ पे बोला कि एन है, अब अगर एन ही आ जाएगा तो क्या होगा, एन इक्वेशन एन वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, तो एन माइनस एन यानी कि 0 वेरिएबल होंगे जो फ्री वैल्यू टेक कर पाएंगे, कोई भी वैल्यू लेने वाले सिर्फ वेरिएबल होगा ही नहीं कोई, जो कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्या है, 0 है। तो इसका मतलब अब आपको जो भी सिस्टम ए एक्स इक्वल टू 0 गिवन होगा उसमें आप चेक कर लो कि मैट्रिक्स की रैंक अगर फुल रैंक मैट्रिक्स आ गई तो आप बोल दो कि इसका सिर्फ और सिर्फ 0 ही सॉल्यूशन है। आपको पूरा सिस्टम सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ए की रैंक पता होनी चाहिए। और ए की रैंक पता करने के लिए आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो और उसकी रो एक्लन फॉर्म बना के देख लो कि कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। तो ये तो बात होगी होमोजीनियस में, जब रैंक क्या है इसकी, फुल रैंक मैट्रिक्स है, एन है। अगर हो सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास एन हो और रैंक उसकी आर क्या आ जाए, कम आ जाए, जब आर लेस देन एन होगा तो इसका मतलब अभी अपने देखा कि सिस्टम हैज एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अपन ने भी बोला ना कि एन माइनस आर वेरिएबल इन जनरल आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू। जब आर वेरिएबल होंगे वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो कुछ भी लेंगे तो एन माइनस आर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब मैट्रिक्स की रैंक क्या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो उसके पास एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, भाई उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि ये वेरिएबल कैसे हैं, ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, एन माइनस आर तो फ्री है, तो फ्री है तो भाई फ्री तो फ्री रहता है, तो कितनी भी वैल्यू ले लो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 तो इस केस में भी सॉल्यूशन होगा, एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ पे भी होगा, बट इसके अलावा भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं एक्स 1 एक्स 2 ऐसे इनफाइनाइट टाइम के, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सिस्टम हैज एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये होमोजेनियस सिस्टम का पूरा क्या होगा, पोस्टमार्टम होगा एक तरीके से, कि उसके रैंक एन है और लेस देन एन है तो क्या होगा, और एन है तो क्या होगा। अब अपन मेन स्ट्रेटजी कि अपन को सोल्व करने क्वेश्चन, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए 6 क्रॉस 5 एक्स 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 0 6 क्रॉस 1 हैज इट्स जनरल सॉल्यूशन। अपन को इस सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन दे दिया, अपन को मैट्रिक्स नहीं दी, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन दे दिया कि x1 x2 x5। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल कितने हैं, आप बोल सकते हो कि वेरिएबल जिसको अपन बोलते हैं n इक्वल्स टू कितने 5, और इक्वेशन कितनी बनेंगे यहाँ पे m इक्वल टू 6 है। हैज इट सॉल्यूशन x1 x2 x3 x4 x5,
और यहाँ पे लिखा है ए माइनस का ए, 2a, b और 3b, और ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पूछा रैंक ऑफ ए क्या होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, और जनरल सॉल्यूशन अपन में जैसे मानो कि एक बार आप पीछे चलो थोड़ा सा, इस सॉल्यूशन में अपन ने लिखा है जनरल सॉल्यूशन a माइनस का 2a a। तो यहाँ पे अपन ने a को क्या देखा था, वो क्या है, फ्री वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना था, एक था। और इस केस में देखो आप कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या ए और बी दोनों है। और अपन को पता है कि जब किसी सिस्टम की रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू अगर आर होता है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, देन सिस्टम हैज n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं, दो हैं, सिर्फ ए और बी दो ही आप चूज कर पा रहे हो। जैसे अपन ने वेक्टर स्पेस में देखा था कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं जो आप फ्रीली चूज कर पा रहे हो, वही डायमेंशन हो जाती थी। तो यहाँ पे दो अपन क्या ले पा रहे हैं, फ्री लेकर पा रहे हैं। इसका मतलब n माइनस आर इक्वल्स टू क्या है, 2 है। और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं, 5। तो 5 माइनस आर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आप r की वैल्यू बता सकते हो। तो r इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर किसी सिस्टम की रैंक, मैट्रिक्स की रैंक आर है, तो n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे अपने को दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिर्फ दो हैं, तो अपन n माइनस आर की वैल्यू पुट कर देंगे। n अपन को दिख रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो यहाँ से अपन को पता चल गया इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक बार थोड़ा सा वापस से ट्राई करें कि n माइनस आर कैसे निकाला है, n किसको बोला है, r किसको बोला है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a 6 क्रॉस 5 x 5 क्रॉस 1 0 6 हैज इट्स जनरल सॉल्यूशन एज, वो इसका जनरल सॉल्यूशन दे दिया। अब इसमें देखो लिख दिया ना, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल टू 2x3, x4 इक्वल टू x5। तो वही बात यहाँ पे, अगर आप x1 चूज कर लेते हो तो आपको x2 और x3 चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप x4 x5 में से किसी एक को चूज कर लेते हो तो किसी दूसरे को चूज करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से आप कोई सा भी चूज कर लो, एक ही चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कि दिस सिस्टम हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के पास सिर्फ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और वेरिएबल कितने हैं, n इक्वल्स टू 5 है। तो वही पीछे वाला फंडा लगा दो कि रैंक क्या निकाल, n माइनस आर इक्वल्स टू 2 है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस आर इक्वल टू 2, तो वही r इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब रैंक ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं, उसी से अपन रैंक डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको रैंक दे रखी होती तो आप बता देते इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ से अपने को सॉल्यूशन दे रखा था, उससे अपन इसकी रैंक बता दी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो कि कंसीडर, अब इस क्वेश्चन से आपका जितने भी अपने पीछे पढ़ा है ना पूरा कवर हो जाएगा। कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दे रखी है w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, w माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 3w प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, 4w 5x, इस टाइप से आपको गिवन है। तो यहाँ से आप वेरिएबल देखो 1 2 3 4 सॉरी, तो वेरिएबल कितने हैं, 4 है, और मैट्रिक्स में रो कितनी है, 5 है। तो 5 इक्वेशन 4 वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, ज्यादा है, और वेरिएबल कितने हैं, 4 है। तो पूछता है सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही बोल दो कि सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा। आप x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वेशन सारी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अब बोल रहा है कि सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, बी ऑप्शन तो तब करेक्ट होगा जब आपकी रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन, एन बोलने का मतलब 4। अगर ए की रैंक 4 आ गई तो आप बोल दो कि बी करेक्ट हो जाएगा, और फिर ये इनफाइनाइटली मैनी वैनी सब ये बाकी वाले क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर बी करेक्ट हुआ तो ये सब करेक्ट नहीं होंगे, अगर ये सब करेक्ट हुए तो बी करेक्ट नहीं होगा। तो अब इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। अब देखो इसकी रैंक लिखते हैं मैट्रिक्स की, इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, तो ए इज इक्विवेलेंट, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू है 1 1 1 1, और फिर आगे आ रहा है w माइनस एक्स, तो यानी कि 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। और फिर अपन आगे बात करें तो 3 2 3 2 3 2 3 2, और उसके बाद है 4 5 4 5, और लास्ट रो आपकी 7 11 7 11। ये इसकी मैट्रिक्स अपन को गिवन है। यहाँ से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है।
अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आगे अपन यूज करते हैं। A इज इक्विवेलेंट, इसकी रो एक्लन फॉर्म लिखें। आप क्या करो, R2 में से R1 को घटा दो, ये बन गया। R1 में से R2 घटाएंगे तो 0 माइनस का 2, 0 माइनस का 2। अब इसको R3 में से 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो ये क्या बनेगी, 0 और 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। एक बार चलो इसको ऐसे सिंपली लिख ही दो, 3 2 3 2 4 5 4 5 7 11 7 11, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि आप इस दो रो की मदद से इसको बना सकते हो, इन दो रो की मदद से इसको बना सकते हो, यानी कि R1 और R2 की मदद से आप सारी रो बना सकते हो। या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने इसको क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा भी कर सकता हूँ कि -2 से मैंने डिवाइड कर दिया। R1 R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 बाई -2, देन A इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 0 2 0 2 और 3 2 3 2 एंड 4 5 4 5 7 11 7 11। अब आप ये देखो, अगर आप R3 में से R1 घटा देते हो पहले और फिर आप ये घटा देते हो, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि R3 R4 R5 विच इज इक्वल्स टू लीनियर स्पान ऑफ R1 एंड R2। ये जो तीनों रो हैं ये इन दो की मदद से बन सकती हैं। तो यहाँ पे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हुई वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली रो हुई, ठीक है। जब ये वाली रो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट हुई तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल एन इक्वल्स टू कितने, 4 है, तो इसका मतलब रैंक क्या आ गई, एन से कम आ गई। तो इसका मतलब इसका जो बोला यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ 0 ही होगा, वो बात तो गलत हो गई। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो बोला सिस्टम एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बात तो गलत होगी। सिस्टम एज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट बात है। इन्फाइनेटली मैनी कैसे होंगे उसको समझो। जब आपको पता चल गया कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू कितनी है, 2 है, एन इक्वल्स टू 4 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2। तो इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। अब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, या फ्री है वो दोनों के दोनों, तो फ्री है तो इन्फाइनेटली चॉइस आ जाएंगी, और इन्फाइनेट चॉइस तो नॉन ट्रिवियल 0 के अलावा भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा ना, सिस्टम एज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, सिस्टम एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये भी करेक्ट है, और सिस्टम एज इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन ये भी करेक्ट है। तो इसके ए सी डी ई करेक्ट हो गए, बी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आपको बस यही देखना था इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, बस रैंक दिखा दे, आपका काम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस ए जेड इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको a की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बताना है इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, भले वो CSIR नेट का हो, IIT-JEM का हो, गेट का हो, जहाँ कहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिलेबस में लिखा है इस टाइप से क्वेश्चन आता है, वो यहाँ पे a की जगह b दे देता है, लैम्डा दे देता है, म्यू दे देता है, कुछ भी दे देता है, बट पूछता रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो बस इसका सेम ही फंडा है, यूनिक पूछे तो क्या करना है, इनफाइनाइट पूछे तो क्या करना है, अगर आगे नॉन होमोजेनियस में पूछेगा तो उसकी भी देख लेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन ये दे रखा है ax इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये रैंक ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ जाए, n आ जाए, तभी तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, x इक्वल टू 0 तो अपन को पता है इसका सॉल्यूशन हमेशा ही होगा। तो जब x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हमेशा होगा, और अपन को बोला कि वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब रैंक ऑफ ए क्या आ जाए, n, या ऐसा बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए n तभी आती है जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब हो जाएंगे जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू r आ जाए, और जो कि लेस देन n हो। अब जब रैंक किसी मैट्रिक्स की n से कम है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो देखो अपन ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रैंक में बदल दिया, इस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे ले आए। तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो कब होगा और नॉन जीरो क्यों होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ए की वैल्यू डिसाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप ए लिख लेते हैं, ए क्या बनेगा, 1 1 1 माइनस 1 2 2 3 और ए। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, एक्लोन फॉर्म लिखनी है। तो इसमें से इसको घटा दो, तो 1 1 1 और ये घटेगी तो 0 माइनस का 2 और ये 1 बचेगा, इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 1 और क्या बनेगा ये a माइनस का 2। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा, ये तो ऐसे गया, तो माइनस का 2a प्लस 4 माइनस का 3, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा,
माइनस का 2a प्लस 4 माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस का 2a। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 माइनस का 2a। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपको पता है कि 3a माइनस का 2a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी 3 माइनस का 2a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 3/2। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में तो a नॉट इक्वल टू 3/2। जैसे ही आप a इक्वल टू 3/2 पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, रैंक कम हो जाएगी, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो a इक्वल टू 3/2 के लिए प्लस 3/2 के लिए इसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अपन ने इस मैट्रिक्स के लिए सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट यूज करा कि जो भी मैट्रिक्स a गिवन थी उसका डिटर्मिनेंट चेक करा। डिटर्मिनेंट आया अपना 3 माइनस का 2a। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए कितनी है आपकी, फुल रैंक मैट्रिक्स है n है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, x इक्वल टू 0 ही होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इस केस में a की वैल्यू आई a नॉट इक्वल टू 3/2। और जब a इक्वल टू 3/2 हो जाएगा तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, और ऐसे बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ a इज लेस देन n। और जैसे ही लेस देन n हो जाएगा तो उसके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो अपन ने ना तो पूरे सिस्टम को सोल्व करा कि x y z की वैल्यू कैसे निकालनी है, ना अपन ने ये देखा कि x की कौन सा वेरिएबल फ्री है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंट है। अपन ने सिर्फ इतना चेक करा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 कब हो रहा है और डिटर्मिनेंट 0 कब नहीं हो रहा है, और अपना काम हो गया। सो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि अपन इसको कैसे सोल्व करा। अब इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है वो इस टेबल में है। ये टेबल क्या बोलती है कि पॉसिबल नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ a m क्रॉस n x n क्रॉस 1 इक्वल टू 0 m क्रॉस 1। अभी मैं आपको इसको ओरली एक्सप्रेस कर दूंगा कि इसमें m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, इसका क्या चक्कर चल रहा है। अगर आपको ये चक्कर थोड़ा सा कम समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसके अपन एग्जाम्पल से करेंगे। बट आपको एग्जाम्पल से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होगा इसका कि आपको समझ आ जाएगा। आपने यहाँ पे अभी तक ये देखा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, x n क्रॉस 1 है। बस आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि m तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन है, और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, n फॉर नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और कोई भी मैट्रिक्स A होती है उसकी रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m एंड n। जो भी m और n में सबसे छोटा होगा उसकी रैंक उसके बराबर या उससे छोटी होगी। ये तो रैंक की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब अपन ने एक चीज ये देख लिया कि अगर रैंक ऑफ ए n आ जाता है तो उस केस में इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0 ही होगा। और अगर रैंक ऑफ ए क्या हो जाती है, लेस देन n हो जाती है, तो उस केस में इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। बस इतना ही काम करना है। अब देखो इसको, पहला केस बोलते हैं m लेस देन n। इसका मतलब क्या, m छोटा है n बड़ा है, तो रैंक हमेशा क्या होगी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू m। m या m के बराबर होगी, क्योंकि भी m छोटा है तो रैंक यहाँ से जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर होगी। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐसा लिख दिया। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, भैया जब रैंक n से छोटी होगी तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो तभी होता है जब रैंक ऑफ ए क्या आती, n आती। तो वो n से छोटी है, n है नहीं, तो क्या मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे वाला केस कि m लेस देन इक्वल टू n। जब आप इक्वल टू नहीं लेते हैं तो इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन पॉसिबल है जब m और n बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और अब m और n बराबर होगी तो रैंक n भी तो हो सकती है ना। अब जब रैंक n हो जाएगी और उस केस में क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। m बराबर n आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। और अब देखो क्या इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्या इनफाइनाइट हो सकते हैं अगर रैंक क्या आ जाए, n से छोटी आ जाए, क्योंकि रैंक तो मिनिमम m और n जो भी होगा उसके बराबर या उससे छोटी हो सकती है। जब m और n बराबर हो जाएंगे तो रैंक अगर n से कम हुई उस केस में इसके पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल गए, और बराबर हो जाएगी रैंक n के तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला इसमें ये दोनों इंक्लूड है। अगर इक्वल नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इक्वल होगा तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, तो देखो m ग्रेटर देन इक्वल टू n वाला केस तो ये रहा। ये क्या है, ये वाला जो केस दिया था अपन ने, ये m ग्रेटर देन इक्वल टू n वाला था। m ग्रेटर देन n था, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी थी, 5 थी, वेरिएबल कितने थे, 4 थे, और आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे इस केस में। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 2 आए थे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे थे। इसका मतलब m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। और जैसे ही m इक्वल टू n हुआ उस केस में अगर रैंक n के बराबर आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। और m ग्रेटर देन n हो गया, सपोज दैट इक्वलिटी का चांस नहीं है तो m ग्रेटर देन n है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक तो तब हो जाएगा, m ही तो ग्रेटर देन n बोला है ना, इसका मतलब n छोटा हो गया, n छोटा हो गया तो रैंक क्या होगी,
रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, और जैसे वो इक्वल टू एन आ जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन एन हुई तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का है, अगर उसमें m लेस देन n है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी केस में सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। ये अपन ने पॉसिबल केस ऑफ डिस्कशन कर लिखा भी है, पॉसिबल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन ने पॉसिबल नेचर देखा कि ऐसा नेचर पॉसिबल हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा m और n पे। और रैंक जो भी छोटा होगा उसके बराबर है, उससे छोटी हो सकती है। देखो यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू n है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रैंक ऑफ a है वो लेस देन इक्वल टू m आएगी, और m भी n के इक्वल है तो ये ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे m और n बराबर है तो रैंक ऑफ a आप बोल सकते हो कि लेस देन इक्वल टू n है। यहाँ पे m n से बड़ा है तो इस केस में भी क्या होगा, रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पे भी n छोटा है तो रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। तो जो भी छोटा होगा उसके बराबर है, उससे छोटी रैंक हो सकती है। तो ये तो बात होगी रैंक की। और पॉसिबल सॉल्यूशन अपन ने देख लिया कि अपन को इतना पता है कि रैंक n आती है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल होती है रैंक, तो उस केस में क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। अदरवाइज नो सॉल्यूशन का तो इसमें काम ही नहीं है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तो बात होगी इनफाइनाइट यूनिक रैंक की। अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट इसका, कि इफ u and v are solution of x equal to 0 then which of the following is also solution, कि 2u plus 3v u plus v u minus का v 7u minus 11e। अपन ने देखा था कि x1 x2 xn अगर ax equals to 0 के सॉल्यूशन है तो c1x1 plus c2x2 plus c3x3 plus cnxn भी क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एनी नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन इज अगेन ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर x1 x2 xn सॉल्यूशन है तो c1x1 plus c2x2 plus c3xn ये सारे भी इसके क्या बनेगा, अगेन वापस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, जो की पॉइंट मैंने बताए वो आप ध्यान रखें। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट तो यही है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन और रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, यहीं से आपका काम हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में लीनियरिटी वाला कोई भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपको इस पे बेस्ड असाइनमेंट है वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी, तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नॉन होमोजेनियस वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इसमें अपन ने कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है जो होमोजेनियस वाले में और आपको नहीं आए, या जो अगर किसी ने पहले से पढ़ा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से इसको पूरा कवर कर दिया गया है। तो आप अपने जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना अपना टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics है, तो वहाँ पे भी सर्च करके पूछ सकते हैं। और ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है आप देखना चाहें तो। सो थैंक यू।